प्लीज आप लोग साइट विजिट करें। साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा। पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखिए बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटैनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। साहब आज आप जो है वैशाली जिले का प्रचार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं सभी जो इंडिया लाइन से कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, क्या संवाद आप लोगों को? देखो ऐसा है, देश में गुस्से का माहौल है। जिन्होंने 77 की लड़ाई देखी है, 77 की लड़ाई में भी लोग शांत थे, लोग बात नहीं करते थे। लेकिन जब वक्त आया तब लोगों के दिल में जो गुस्सा था वो गुस्सा लोगों ने निकाला और तब की सबसे लाडली नेता नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी को हरा दिया। लोगों के दिल में जब गुस्सा आता है तो बताते नहीं कि मैं गुस्से में हूँ, वो बटन दबा देते हैं। और इस बार यही होगा भारत में। ये 400 पार का जो नारा लगाया, वो 400 पार का नारा ही इनका सबसे बड़ी गलती हो गई। लोगों के समझ में आ गया इनको 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि इनको संविधान बदलना है, और संविधान ने तुमको जो अधिकार दिया है वही मुझे दिया है। बात करने का अधिकार, व्यक्त होने का अधिकार, कुछ चीज़ें प्राइवेट रखने का अधिकार, ये सब हमें संविधान ने दिया है। संविधान ने इस देश को पकड़ के रखा है। अगर संविधान टूट जाएगा तो ये देश सब खुल जाएगा। विविधताओं में एकता, ये है हमारी विशेषता। हम विविध प्रांतों में, विविध भाषाओं में, विविध धर्मों में बटे हुए हैं, फिर भी हम एक ही। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान एक है। आसाम में जो होता है वो केरला में नहीं होता है, केरला में जो होता है महाराष्ट्र में नहीं होता है, महाराष्ट्र में जो होता है उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। उसकी वजह एक ही है, हमारा संविधान। हमारे संविधान को खतरा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की संसदीय प्रणाली है, ये देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो हर राज्य से सांसद भेजती है और वहाँ पे 545 लोग बैठ के भारत का फैसला करते हैं। तो आसाम में कुछ समस्या अगर आएगी तो आसाम का आदमी बताएगा कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी बताएगा। ये प्रणाली बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए चुनी, तभी उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिका में है उसकी भी बारे में सोचा था। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ऐसे लोगों का राष्ट्र है जो गरीब है, जिनकी समस्याएं बड़ी है, और उनके बोलने वाला एक आदमी ऊपर चाहिए। आज हमारे पास शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, सबसे पिछड़ा जो आदमी है उसके लिए रिजर्वेशन है लोकसभा में। हमारे पास शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, जो आदिवासी है, आज भी जंगलों में रहते हैं, उनके खासदार ऊपर बैठे हैं, उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ सके, उन लोगों को हटाने से ये बीजेपी वालों को क्या मिलने वाला है? और पिछले 6 दिनों से तो चुनावी भाषण ही नहीं हो रहे, विकास के मुद्दे पे कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, बोलते अगर 2 करोड़ का नौकरियों का क्या हो गया, हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो। गैस के भाव कहाँ पे, सब जवाब दो। पेट्रोल डीजल का क्या हुआ, जवाब दो। 2 करोड़ नौकरियां बोली थी, जवाब दो। कहाँ है नौकरियां? तुमने तो इस देश को लाचार बना दिया। जब आप कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ, तो आपकी क्या इच्छा है? 140 करोड़ की आबादी आपके सामने ऐसे हाथ फैला के दरोज का, दोपहर का और रात का खाना मांगे? हम लाचार नहीं हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं। हमारे हाथ को काम दो, हम मेहनत करके जिएंगे। श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो झूठी अफवाह फैला रही है कि संविधान बदला जाएगा। देखो, में डर फैला रहे हैं। देखो, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, बराबर है। संसद भवन का उद्घाटन किसने करना चाहिए? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को न्योता भी नहीं गया। किसने किया? तो कोई साधु महाराज वगैरह लाए थे, जिनके बारे में भारत को मालूमात ही नहीं है। जब हमारा पहला संसद भवन का उद्घाटन किया
तब बीच में बैठे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाजू में बैठे थे नेहरू, उसके बाजू में बैठे थे वल्लभ भाई पटेल, ये बाजू में बैठे थे रफ़ी अहमद किदवाई, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सब ऐसे दिग्गज लोग बैठे थे। पूरा भारत उनको पहचानता है आज भी, ये साधुओं को वही पहचानता है। फिर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उधर भी नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो स्त्री है और आदिवासी है। जब उस संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो एक पर्ची बांटी गई, जो पर्ची को हम बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शब्द है जो शब्द इनको पसंद नहीं है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली अफर्म, और फिर में लिखा है सोशलिज्म, ये वो। तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये दो शब्द उनसे निकाल दिए। पर्चियाँ बट गई, संसद में बवाल खड़ा हो गया। नहीं बोले गलती से होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वो हम वापस ले रहे, ये लो नई पर्ची। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो दो प्रमुख विषय है, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, जो हमारे संविधान का हक और अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो, संविधान का गाभा जो है, प्रियम्बल है, उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि किसी भी हालत में तुम ये चौकट के अंदर नहीं आ सकते। ये जो पहली मांग आई अब की बार 400 पार, उसका मतलब मैंने निकाला था संविधान समंदर पार। ये संविधान नहीं जाने देंगे। खून की नदियां बहेंगी, खून से सड़कें लथपथ हो जाएगी, लेकिन हम संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे। राज ठाकरे ने कल कलवा में जो बुमराह को लेकर बयान दिया है, देखो एक बात लेकर आपको क्या है? मैंने तो कह दिया जो कहना है वो, कि राज ठाकरे को शिवसेना को डोबाने को ही बुलाया था। ये बीजेपी की सुबह नहीं थी राज ठाकरे को। ये कभी आदमी गैस के ऊपर बात किया है, देश की महंगाई के ऊपर बात किया है, देश की बेरोजगारी के ऊपर बात किया है, देश में जो जो घटनाएं घटती है उसके ऊपर बात करता है, डॉलर का भाव और रुपया का भाव कहाँ गया है उसके ऊपर बात करता है। हिंदू मुसलमान करके देश का पेट भरने वाले क्या? उत्तर भारतीयों को मार के इस देश का पेट भरने वाला है क्या? और उत्तर भारतीय भारत के नागरिक नहीं है क्या? अब उत्तर भारत के लोगों को पासपोर्ट दोगे क्या महाराष्ट्र में आने के लिए? अरे जितना उसका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी है, इतना उसका भी है, इसका भी है। ये कौन होता है? मालिक है क्या हिंदुस्तान का? तभी भी उसकी वही सोच थी, आज भी उसकी वही सोच है और कल भी उसको वही सोच रहेगी। इसलिए तो ऊपर नहीं जाता है, एक सीट भी नहीं जीत पाता है। हमेशा सबको गाली देने वाले लोग कभी राजनीति कर पाते क्या? उसके बारे में क्या बोलेगा ये? उसके बारे में तो तुम लोग ने पूछना भी नहीं चाहिए। अब की बार हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है चल नहीं रहा है बीजेपी का, लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। देखो ऐसा है, सवाल यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही है। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने से तरकारी अनाज सबके भाव बढ़ गए, सब प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फोर्थ, यानी जिसको फोर्थ क्लास एम्प्लॉय कहते हैं, वो सब प्राइवेटाइजेशन में चला गया है। ये देश पूरा प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। लोगों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो खाएंगे क्या? ये देश में सिर्फ जिंदा रहने वाले दो ही लोग हैं, अदानी और अंबानी। बाकी सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अब लोगों को समझ में आ रहा है खेल। पहले चरण का जब चुनाव खत्म हुआ और एक मायूसी छाई थी बीजेपी के लोगों में कि वोटिंग बराबर नहीं हुआ है, वो दिन था 20 अप्रैल। 21 अप्रैल में पहला उसने भाषण किया हिंदू मुसलमान के खिलाफ, क्योंकि उनको बताया गया कि तुम्हारा चेहरा नहीं चल रहा है, आपको ट्रैक बदलना पड़ेगा। फिर उन्होंने ट्रैक ले लिया हिंदू मुसलमान। फिर मंगलसूत्र लाया कि तुम्हारा हिंदुओं का मंगलसूत्र निकाल के ये इसको बांटने वाले हैं। किसको?
मुसलमानों को देने वाले हैं। इसको ये नहीं मालूम कि महाराष्ट्र में कम से कम 70% मुसलमान ऐसे हैं जो मंगलसूत्र पहनते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं ना? खास करके मराठवाड़ा में, खास करके उत्तर महाराष्ट्र में, कोकण में भी मंगलसूत्र पहनते हैं। ये सौभाग्य यानी एक रिश्ते की निशानी है वो, और बड़ा पवित्र माना जाता है। तो सो लोगों ने उनको सवाल पूछा कि जब आदिवासी स्त्रियों के ऊपर बलात्कार हो रहा था मणिपुर में, उनको नंगा करके उनके ऊपर रेप किया जा रहा था, उनको जिंदा जलाया जा रहा था, तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? हाथरस में एक दलित लड़की के ऊपर सेंगर नाम के बीजेपी के एमएलए ने बलात्कार किया, तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? वो फोगाट हमारी रेसलर वहाँ बैठी थी जंतर मंतर पे उपोषण के लिए कि बृजभूषण सिंह हमारे ऊपर लैंगिक अत्याचार करता है, तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? तब स्त्री सक्षमीकरण की याद नहीं आई? अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि बृजभूषण गुनहगार है, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करो। तो अब ये कार्ड नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान खत्म हो गया। आज आपने लोगों से मुलाकात की, लोगों का क्या रुझान चल रहा है? अब क्या बोल रहे हो, मुमरा में रुझान पूछने जैसा है क्या? जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है शहर में अलग अलग बातें करके, देखो ऐसा है, क्या अलग बात हो रही है? कुछ बोल रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, ये भी किया था, वो भी किया था। बड़ा शत्रु कौन है? जब हम शत्रु ढूंढते तो बड़ा शत्रु कौन है उस पर निशाना लगाते। हमारा बड़ा शत्रु हम पहचानते हैं उसको। इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये जो नोटा चला रहे हैं ना, ये बीजेपी के दलाल है, दलाल, जिनका नोटा नहीं नोट से संबंध है। एक आखिरी सवाल, जो सुप्रिया सुले ने एक वीडियो जो है पोस्ट किया है कि 45 मिनट तक जो है ईवीएम मशीन जहाँ रखी है गोदाम में वो सीसीटीवी कैमरे बंद रहे, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ गड़बड़ हो सकता है? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। ये जो ईवीएम बंद करके 15-15 दिन लॉक करके रखने का जो कारोबार चलता है, उसका वो तुरंत आप काउंटिंग शुरू करो ना। तुम वोटिंग लो एक दिन में और काउंटिंग शुरू करो। 45 मिनट कैमरे बंद रहे तो शक आएगा ना, किसी को भी शक आएगा। वो तो वहाँ की उम्मीदवार है और सबसे दबंग नेता महाराष्ट्र का, जो परसों से चिल्ला रहा है तेरे को गिरा दूंगा, तेरे को गिरा दूंगा, तेरे को गिरा दूंगा। उसकी बीवी चुनाव लड़ रही है, तो किसी को भी शक आएगा कि वो कुछ भी कर सकता है। ये लोकशाही की, ये गणतंत्र